हमारे इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 2 देखेंगे चैप्टर 1 का। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अवस्था के बारे में। अवस्था तो किसी निकाय की जो अवस्था होती है वो उसके गुणों पर डिपेंड करती है, मतलब निर्भर करती है। यदि उसके गुण बदल जाएंगे तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। अवस्था जैसे द्रव, ठोस और गैस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिए कि आपने किसी के तापमान में, किसी कोई सिस्टम है उसके तापमान में परिवर्तन किया, तो वो ठोस अवस्था में था, तो उसमें तापमान परिवर्तन करने पर मान लीजिए बढ़ा दिए तो वो द्रव अवस्था में आ गया। तो क्या हुआ, गुण है उसका, गुण हमारे क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब हमारे क्या होते हैं, गुण होते थे। यदि इनमें हम परिवर्तन करते हैं तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेट। तो एक बार लिखा है, पढ़ लेते हैं। किसी निकाय की अवस्था उसके गुणों द्वारा पहचानी जाती है। यदि किसी निकाय के गुण बदल जाते हैं तो उस निकाय की अवस्था बदल जाती है। ओके, जैसे कोई कुकर में हम लोग पानी ले लें और उसको गर्म करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो अवस्था तो द्रव थी, लेकिन अगर हमने उसके जो गुण था, उसका जो प्रॉपर्टी था, जो टेम्परेचर था, उसमें हमने चेंज किया तो उसकी अवस्था द्रव से भाप में हो गई। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है हमने कि पी वी, मान लीजिए P1 पर कोई, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है। अब इसका हमने प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी में चेंज किया, इसके गुणों में चेंज किया, तो इसकी अवस्था बदल गई। ओके, तो कोई हमारा सिस्टम है, वो एक पॉइंट पर है तो उसका प्रेशर P1 है। ठीक है, और जब वो 2 पॉइंट पर आया तो उसका प्रेशर P2 है, और 1 पर उसका वॉल्यूम V1 और 2 पर वॉल्यूम V2। तो ये जो 1 और 2 हैं ये उसकी अवस्थाएं हैं। ओके, और जो P1 V1 और P2 V2 हैं ये उनके गुण हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ओके, आगे पढ़ते हैं पाथ क्या होता है। तो जब कोई निकाय अपनी एक अवस्था से, मतलब जब कोई निकाय क्या, जब कोई सिस्टम अपनी एक अवस्था से, मान लीजिए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है, तो जब कोई सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था से में जाता है तो वह विभिन्न साम्य अवस्थाओं, मतलब बहुत उसमें बीच बीच में पॉइंट पड़ेंगे, उन साम्य अवस्थाओं से होता हुआ दूसरी अवस्था में जाता है। तो उन साम्य अवस्थाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जाना है लखनऊ से LUCKNOW, लखनऊ से आपको जाना है किसी दूसरे ज़िले। कौन से ज़िले, मान लीजिए जा रहे हैं लखनऊ से संत कबीर नगर, मान लीजिए वहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते में आपको बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ से बैठे बादशाह नगर से आगे गए तो गोंडा पड़ा, फिर आगे और गए तो बीच बीच में डिफरेंट टाइप के स्टेशन पड़ेंगे। लास्ट में हमें क्या मिलेगा, संत कबीर नगर स्टेशन। तो लखनऊ टू SK नगर जाने में जो बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे, उन्हीं स्टेशनों की जैसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो बीच में कई सारे पॉइंट पड़ते हैं, उन्हीं पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग पाथ कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो पाथ क्या होता है, जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था, या बोल सकते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाता है, तो वह अनेक साम्य अवस्थाओं से होता हुआ जाता है। इन अनेक साम्य अवस्थाओं को मिलाने वाली रेखा को पाथ कहते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, वो स्टेट 1 से स्टेट 2, मतलब मान लीजिए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा है, तो उसको विभिन्न साम्य अवस्थाओं से होकर आना पड़ता है, और ये साम्य अवस्थाएं इस प्रकार हैं। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा पथ बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। ओके, अब मान लीजिए स्टेट 1 पर उसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, और स्टेट 2 पर उसका प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 है। तो ये जो हमारी रेखा बनी है इसको हम लोग बोलते हैं पाथ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रोसेस क्या होता है, जब किसी पाथ को डायरेक्शन के साथ दर्शाया जाता है तो उसे प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ठोस है उसको द्रव में लाना है, तो अगर उसकी डायरेक्शन भी है कि ठोस से द्रव में जा रहा है या द्रव से ठोस में, अगर उसकी डायरेक्शन हमको पता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। ओके, जैसे ये कोई है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ रहा है, तो ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था, मान लीजिए 1 से 2 में आ रहा है, तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस। और 2 से 1 में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट भी लिखा है, किसी एक पाथ में 2 प्रोसेस होते हैं। अगर कोई एक पाथ है हमारा तो इसमें कम से कम 2 प्रोसेस होंगे ही। ओके, नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं साइकिल क्या होती है, साइकिल ये चलाने वाली साइकिल नहीं है। जब
कोई सिस्टम डिफरेंट इक्विलिब्रियम से होता हुआ पुनः अपनी अवस्था में वापस लौट आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं साइकिल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके पापा ने उसको 100 रुपये दिए, कहा लो बेटा जा कर के ऐश करो। वो गया, 100 रुपये जब तक उसके हाथों में रहेंगे तब तक वो खाली तो बैठेगा नहीं, जाएगा इधर उधर मंडराएगा, और जब तक उसके 100 रुपये खर्च नहीं हो जाएंगे तब तक वो घर नहीं आएगा। जब 100 रुपये खर्च हो गए तो वापस घर आ गया। सेम उसी प्रकार है, जब कोई सिस्टम विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं साइकिल। ठीक है, से मान लीजिए ये एक स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, तो जब वो ठोस से द्रव में बदला, अब द्रव से वापस ठोस में बदलना चाह रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइकिल। ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो उल्टा जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव डिवाइस, मतलब जो वर्क कंज्यूम करती है। वर्क कंज्यूम करने वाली कौन सी डिवाइस होती हैं, जैसे पंखा, बल्ब, एसी, फ्रिज, ये सब हमारी क्या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। और यदि यही साइकिल क्लॉकवाइज से लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जो ऊर्जा को उत्पन्न करती है वो डिवाइस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आईसी इंजन हो गया, ये हमारे कौन से वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। जनरेटर हो गया, ये सब ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल याद करने का बढ़िया तरीका भी है, मुहावरा लौट के बुद्धू घर के आए, कि मतलब कुछ भी हो जाए लौट को आदमी घर ही क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक साइकिल में मिनिमम दो पाथ होते हैं। ठीक है, एक साइकिल में मिनिमम 2 पाथ है। साइकिल को हमेशा क्लोज लूप में बनाते हैं। ठीक है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस को क्लॉकवाइज हो तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कंज्यूमिंग डिवाइस है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं साम्य अवस्था क्या होती है। साम्य अवस्था, जब किसी निकाय के गुणों में कोई स्वाभाविक परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे निकाय को साम्य अवस्था में कहा जाता है। जैसे है कि मान लीजिए इस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, कई सारे बाहरी और आंतरिक फोर्स मिला के इसका नेट परिणामी 0 आ रहा है, तो मतलब इसमें इसकी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था में, कि उस पर नेट बल हमारा कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, उसमें बॉडी में कोई भी मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था में। सेम उसी प्रकार ये भी है, जब किसी सिस्टम में के गुणों में, जैसे जब किसी सिस्टम के जो गुण है, जैसे उसका प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वैल्यू में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, कोई परिवर्तन ना कि उसको कोई चेंज ना करें, तो उस निकाय को हम लोग, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब लोग पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम होता है कि जब कोई सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया, और आपका थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इनको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यदि कोई सिस्टम एक साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसे हम, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब एक एक के बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो जब किसी सिस्टम में कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य ना कर रहा हो तो उससे हम सिस्टम को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी सिस्टम पर कोई बैलेंस फोर्स कार्य कर रहा हो तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वही हमने बताया कि यदि कोई बॉडी है, इस पर डिफरेंट टाइप के फोर्स लग रहे हैं और तभी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ये है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें एक सिस्टम है, इसके ऊपर हमने कोई डब्ल्यू वेट का भार रखा है। ठीक है, और जब ये डब्ल्यू वेट का भार हटाते हैं, जब ये डब्ल्यू वेट का भार, तो ऊपर हमारे स्टॉप्स लगे हैं कि इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। स्टेट 1 है हमारा ये। स्टेट 2 में क्या हुआ कि जब हमने हटाया ये तो क्या हो गया, इसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। तो इस दोनों के बीच में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारा काम कर रहा है। पहले ये हमारा इक्विलिब्रियम में था और जब हमने हटाया तो ये कुछ समय तक तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, उसके बाद ये फिर से आ गया। ओके, तो जो लिखा है वही पढ़ देते हैं। चित्र में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर दिखाया गया। इसमें ये जो सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर, ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसमें
फ्रिक्शन नहीं है, पिस्टन भार W के साथ साम्य अवस्था में है। ठीक है, जब W उसके ऊपर भार रखा है तब वो साम्य अवस्था में है। चित्र 2 में जैसे ही बार W को पिस्टन से हटा लिया जाता है, पिस्टन ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा कुछ समय के लिए उसकी साम्य अवस्था समाप्त हो जाती है, वही हमने भी बताया। ठीक है, जैसे ही पिस्टन स्टेट 2 में पहुंचता है तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जैसे वो वापस पहुंचे तो वहाँ फिर से इक्विलिब्रियम में तथा यहाँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यदि किसी निकाय का तापमान सभी जगह समान रहता है तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई गर्म पानी है तो उसका हर जगह टेम्परेचर सेम होगा, उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए कोई ये सिस्टम ए है, इसका टेम्परेचर TA, ठीक है, और ये कोई सिस्टम B है, इसका टेम्परेचर TB, और मान लिया है हमने कि जो TA है मतलब जो पहले वाले सिस्टम का टेम्परेचर है वो दूसरे वाले सिस्टम के टेम्परेचर से बड़ा है। यदि दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हाई एनर्जी हाई हीट मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर हीट मूव करेगी। ठीक है, और अंत में दोनों लोग समान आ जाएंगे। दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया तो मीट कर गए, तो TA बराबर हमारा क्या हो गया? TB। दोनों की आपस में हीट बराबर हो गई। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही जो लिखा है वही बताया, वही लिखा है। चित्र में सिस्टम A तथा B दिखाया गया जिनके तापमान TA तथा TB हैं। दोनों सिस्टम अलग अलग तापीय साम्य अवस्था में। TA का मान TB से अधिक है। जब दोनों सिस्टम के संपर्क में लाया जाता है तो निकाय A से B की ओर हीट फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि जो A वाला है वो हाई टेम्परेचर पे है और जो B वाला है वो लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, T हो जाता है, फ्लो होता है तथा कुछ समय पश्चात सिस्टम में तथा B का तापमान T हो जाता है तथा ये पुनः तापीय साम्य अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम जब किसी सिस्टम में कोई रिएक्शन ना हो रही हो तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मान ली कोई सिस्टम में रखा है, उसमें कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं करी जा रही तो वो चुप्पे बना बैठे रहेगा। ओके, तो क्या केमिकल इक्विलिब्रियम? जब किसी निकाय में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 4 स्ट्रोक सिलेंडर, पेट्रोल इंजन, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इग्निशन से पहले चार्ज केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। जब चार्ज कोई कंबशन होता है तो कुछ समय के लिए रासायनिक साम्य अवस्था समाप्त हो जाती है। कुछ एग्जॉस्ट वाल्व से निकलने वाली गैसें और रासायनिक साम्य अवस्था में आ जाती है। जो गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें जो कंबशन होता है, जब ईंधन जलता है तो उसकी जो गैसें हैं वो बाहर निकला करती हैं। ठीक है, वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो उसी पर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगला हम लोग लास्ट पढ़ते हैं, यह है हमारा क्वाजी इक्विलिब्रियम स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वही जब कोई सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है तो वह विभिन्न साम्य अवस्थाओं से होता हुआ अनंत साम्य अवस्था, सॉरी इसमें गलत हो गया, इसमें क्या हो गया हमारा अनंत साम्य अवस्थाओं से होता हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ और जैसे ही पैदा हुआ तुरंत ही उसके जो पापा हैं वो चले गए कमाने के लिए दूसरे शहर या दूसरे देश चले गए कमाने। और जब वो 3-4 साल के बाद लौट करके आए तो उन्होंने देखा अरे मेरा बेटा इतना बड़ा हो। जो उसकी माँ थी उसको ये नहीं लगा कि ये बेटा बड़ा भी हो रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस है ना वो बहुत धीमे धीमे हो रहा है। वो दिखता नहीं है कि आज ये 2 इंच बढ़ गया, आज मेरा लड़का 2 इंच बढ़ गया, आज मेरी बेटी 5 इंच बढ़ गई। ठीक है, ये सब दिखाई नहीं देता। तो इसी के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था या एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर इस प्रकार जाए कि वह विभिन्न नहीं, यहाँ पे अनंत होगा, अनंत साम्य अवस्थाओं की श्रेणी से गुजरता हुआ जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, मान लीजिए वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, इस पर वही W भार रखा है। इस मान लीजिए W भार को हमने तुरंत हटाया। ठीक है, जैसे हटाया तुरंत हटाया और तुरंत ही ऊपर चला गया और इतना तेज़ी से हुआ कि हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब आगे नॉन लगा देंगे, मतलब कि ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगले में क्या किया हमने, अगले में हमने ये पिस्टन सिलेंडर जो W भार था इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और तब हमने एक एक पार्ट हटाता। ठीक है, तब ये धीमे धीमे होता हुआ जाता। तो इसको हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस तो नहीं बोलते, लेकिन उससे पहले वाला प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली इसको प्रोसेस बोल सकते हैं। तीसरे में हमने क्या किया, तीसरे में ये W भार का जो कण था, जो W वेट का जो था उसमें वो मान लिया कि बालू के कणों से मिलकर, तो हमने इसके एक एक कण हटाते गए। तो धीमे धीमे हटाया और ये पिस्टन धीमे धीमे ऊपर की ओर मूव कर रहा है और ना जाने कब ये
पहुँचेगा तो ये लेकिन धीमे धीमे मूव कर रहा है, ये हमको दिखाई नहीं देगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस। ओके, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बना, ये हमारा नॉन क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस है, ये बहुत तेज़ी में होता है, ठीक है। और ये हमारा सिंपली प्रोसेस है जो हमने बताया अभी, ये हमारा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और अगला हमारा क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस, ये हमारा विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पढ़ लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल पर जब कोई सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है और वहाँ एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाए और बिना किसी परिवर्तन के स्वयं उसी रास्ते से वापस चलाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से वापस लौट आए, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सिस्टम सेम पाथ को फॉलो करता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आए तथा सराउंडिंग में कोई परिवर्तन तथा उसके सराउंडिंग इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है? प्रोसेस क्वाजीस्टेटिक होना चाहिए, मतलब जो प्रोसेस है वो क्वाजीस्टेटिक होना चाहिए और प्रोसेस के दौरान कोई भी फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगला है स्मॉल डेल्टा टी पर हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर उसमें ज़रा सा भी परिवर्तन करें उसके टेम्परेचर में, तुरंत ही हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये हमारा उसका डायग्राम है कि 1 से 2 एक ही प्रोसेस से जा रहा है और वापस लौट आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगला है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी वास्तविक स्थिति में वापस नहीं लौट पाते। मतलब वो जिस रास्ते से गया था वो वापस नहीं आ पाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं टेम्परेचर की मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन, ठीक है। टेम्परेचर की मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन किसी निकाय के निश्चित पैमाने पर गर्माहट या ठंडेपन की माप को टेम्परेचर कहते हैं। सिंपली सब लोग जानते हैं कि किसी सिस्टम के ठंडेपन या गर्माहट की माप को उसका टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक वो हम पढ़ चुके थे, अभी न्यू डेफिनेशन पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन, ओके। किसी निकाय की अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा की माप को तापमान कहते हैं, ठीक है। वो हमारा मैक्रोस्कोपिक था और ये हमारा माइक्रोस्कोपिक है। ये पढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी। किसी निकाय के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा को उस निकाय की थर्मल एनर्जी कहते हैं। जो हमारा निकाय है उसकी जो टोटल हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक गिलास में पानी लिया 50 ml, उसका टेम्परेचर कितना है 50.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें हमने पतीले में पानी ले लिया, ठीक है। इसमें हमने पतीले में पानी ले लिया और इसमें हमने कितना पानी लिया 500 ml, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब किसका टेम्परेचर ज़्यादा? इसका ज़्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसमें जो हीट है ये जल्दी बाहर उड़ जाएगी, क्योंकि पतीला है तो जल्दी से उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं जो थर्मल इंजीनियरिंग किसकी ज़्यादा होगी? जो थर्मल इंजीनियरिंग है वो बी वाले की ज़्यादा। बी वाले क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसके अणु जल्दी जल्दी बाहर उड़ जाएंगे, वातावरण में चले जाएंगे, इसलिए इसका थर्मल एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, ओके। और टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा? टेम्परेचर ए वाले का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का सोनिमा नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में है, कोई दो निकाय हैं ये किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में हैं, तो वे आपस में भी साम्य अवस्था में होंगे। यदि दो निकाय हैं इसके साथ साम्य अवस्था में है तो पक्की बात है ये दोनों भी आपस में साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे एक व्यक्ति है और दूसरा, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति हैं, उसका कोई तीसरा व्यक्ति दोस्त है, तो पक्की बात है कि वो दोनों आपस में भी दोस्त होंगे, ठीक है। चित्र में दो निकाय ए तथा बी दिखाए गए हैं जो एक तीसरे निकाय सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उष्मा निकाय के सुमीना नियम के अनुसार ए तथा सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। उष्मा निकाय का सुमीना नियम टेम्परेचर की प्रॉपर्टी से प्राप्त होता है। थर्मोमेट्री क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग तापमान के मापन का अध्ययन करते हैं, थर्मोमेट्री कहलाता है, ठीक है। थर्मोमेट्री में हमारे दो होते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में 2 रेफरेंस पॉइंट लेकर के, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट लेकर के उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट में रेफरेंस पॉइंट लेकर के ट्रिपल पॉइंट की तरह उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये टेम्परेचर नापने की मशीन होती है एक प्रकार से, ठीक है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत
दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं जो वायुमंडलीय दाब पर प्रभावित होते हैं, अर्थात अलग अलग स्थान पर थर्मामेट्री रीडिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, एक न्यू कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी जिसके स्थान पर परिवर्तन होने पर रीडिंग प्राप्त हो। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कितना होता है 273 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर स्केल ऑर्डिनरी होती है, सिंपल स्केल होती है। ठीक है, ये हमारा वही स्केल है जो सब जानते हैं। क्या इसका फार्मूला हमारा क्या होता था, इसी हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट C/5 बराबर F-32/9 और R/-492/180 सिंपली भाषा में C/5 बराबर K-273/5 F-32/9 बराबर RA/492/9। ये हमारा फॉलो इसी पर न्यूमेरिकल हमारे आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। ओके।